था। इसने अपने कार्यों से और अपने व्यक्तित्व से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। और नेक्स्ट, नेपोलियन अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। कितने वर्ष की आयु में? 24 वर्ष की आयु में ये अपनी सेना का सेनापति बन गया था। नेपोलियन ने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल की। क्या की? अपार लोकप्रियता हासिल की। अपने देश में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। और उसके बाद उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर फ्रांस का शासक बना। कौन बना? फ्रांस का शासक। नेपोलियन फ्रांस का शासक बना। तो हम लोगों ने समझ लिया है नेपोलियन कौन था। नेपोलियन फ्रांस का एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तिगत कार्यों से पूर्व को प्रभावित किया था। चलो हम अब आगे पढ़ेंगे उदारवादी। उदारवादी से आप क्या समझते हैं? उदारवादी लैटिन भाषा के मूल पर आधारित है जिसका अर्थ होता है आज़ाद, अर्थात मतलब किसी के बंधनों से मुक्त। आधारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देते हैं। किसे प्राथमिकता देते हैं? तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देते हैं। उदारवादी के बाद हम लोग पढ़ेंगे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कौन होते हैं? रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? रूढ़िवादी उदारवादी के ठीक विपरीत होते हैं। जहाँ उदारवादी तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देते हैं, वहीं रूढ़िवादी विकास को धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं। रूढ़िवादी एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। अर्थात रूढ़िवादी लोग जो समाज में चली आ रही परंपरा उन्हीं पर बल देता है। वहीं उदारवादी के लोग क्या करते हैं? उदारवादी लोग नए नए विचारों को प्राथमिकता देते हैं और रूढ़िवादी जो समाज में चली आ रही हैं प्रथा उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे उदारवादी और रूढ़िवादी ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलो हम अपने विषय पर और आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला टॉपिक है नारीवाद। नारीवाद क्या है? नारीवाद स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और उनके हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। पहले हमारे समाज में क्या होता था? नारी को बहुत कम ही समानता दी जाती थी। बल्कि हमारे समाज ही नहीं, पूरे विश्व में स्त्री को कम समानता दी जाती थी और नारी को पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक कमज़ोर समझा जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब नारी को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। जब उस समय क्या था? पुरुषों की अपेक्षा नारी को कमज़ोर समझा जाता था, जिसके कारण महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया। जब उन लोगों को मतलब कमज़ोर समझा जाता था, समानता नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। जिसके आंदोलन के कारण उन्होंने समाज को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराया। उन्होंने आंदोलन करके समाज को अपने कर्तव्यों का बोध कराया, जिसके बाद उन्हें समाज में बराबर की मान्यता मिल गई और उनके इन्हीं हितों का बोध कराने को हम लोग नारीवाद कहते हैं। नारीवाद के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे विचारधारा। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा किसी खास या किसी एक प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण को इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। जब कोई एक समूह किसी विशेष बात की ओर, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति या विशेष राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर इंगित करता है
कि ये विचार इस समूह से प्रेरित है, तो यह उस समूह के लिए विचारधारा कही जाती है। जैसे सामाजिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा आदि विचारधाराएं होती हैं। अर्थात किसी खास प्रकार के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण के इंगित करने वाले विचारों को का समूह विचारधारा कहलाता है। अब यहीं से हमारा मुख्य विषय है वो शुरू हो जाता है। हमारा मुख्य विषय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। फ्रांस की क्रांति ने ही यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत की। यूरोप में किसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रवादी चेतना की। तो हम लोगों ने कल पढ़ा राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण है वो है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के कारण ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैल गया। कहाँ से राष्ट्रवाद फैल गया? फ्रांस की क्रांति से। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आगे पढ़ें और जो भी नोट्स हैं उन्हें तैयार करें, अच्छे से पढ़ें, और कोई भी दिक्कत होती है तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्ते।